हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेबस के अंतर्गत या तो जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर या फिर जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह प्रश्न दोनों में से किसी भी टॉपिक में वहां पर पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के दौरान। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 जारी की गई है उसके संदर्भ में, तथा भारत की जो बढ़ती आबादी है वह किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, इस संदर्भ में हम लोग आज के पूरे मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के अनुसार फिर हम लोग मॉडल आंसर को फ्रेम करेंगे। इससे पहले वैसे अभ्यर्थी जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में शामिल होने जा रहे हैं या फिर एईडीओ वगैरह के लिए करेंट अफेयर पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग 9870564701 या 8375934036 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमारे करेंट अफेयर पेड बैच में जुड़ सकते हैं, या करेंट अफेयर पेड बैच प्रीलिम्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन के लिए होगी। ठीक है, जैसे एईडीओ है, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स है और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन तथा बिहार करेंट अफेयर और अन्य करेंट अफेयर पे इसके तहत नोट्स को अवेलेबल कराया जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं मेंस का मॉडल आंसर। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में यूएनएफपीए के द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। बढ़ती आबादी किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, विस्तृत चर्चा करें। प्रश्न दो सेगमेंट में पूछा गया। पहला जो सेक्शन है वह यूएनएफपीए के द्वारा जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 जारी की गई है इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना है कि आखिर विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में किन संदर्भों को वहां पर संकलित किया गया है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, वर्ल्ड के संदर्भ में रिपोर्ट की क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में चर्चा करना है। प्रश्न का पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है कि बढ़ती आबादी यानी कि भारत में जिस प्रकार से आबादी में वृद्धि हो रही है वह किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है या फिर सकारात्मक संदेश है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। तो प्रश्न दो सेगमेंट में पूछा गया है और जब हम लोग इसका आंसर फ्रेम करेंगे तो दोनों सेगमेंट को हम लोग संतुलित रूप में ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन है, हाल ही में यूएनएफपीए ने अपनी विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की है। ठीक है, यानी कि विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनएफपीए के द्वारा। इसके अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह रिपोर्ट अपनी प्रजनन क्षमता, उम्र बढ़ने एवं प्रजनन स्वायत्तता में महत्वपूर्ण बदलावों को उजागर करता है। ठीक है, तो यह संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हो गया। इसका पीडीएफ 1-2 दिनों के अंदर हमारे द्वारा पेड बैच मेंस के लिए प्रारंभ किया जाएगा। उसी मेंस के पेड बैच में इसका जो पीडीएफ है, जितने मॉडल आंसर वगैरह होंगे वे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो संडे को इस संदर्भ में या फिर कल इस संदर्भ में सूचना हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब पर दिया जा सकता है और उसके माध्यम से आप लोग जुड़कर इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कि यूएनएफपीए के द्वारा किस प्रकार से रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। प्रश्न का पहला सेगमेंट क्या था, आप लोग याद करें। प्रश्न का पहला सेगमेंट था कि यूएनएफपीए की जो जनसंख्या रिपोर्ट है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना है। तो आइए रिपोर्ट के हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत 146.39 करोड़ की अनुमानित आबादी के साथ विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यानी कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और भारत की आबादी कितनी है? 146 करोड़ 39 लाख। 2060 के दशक की शुरुआत में इसके 170 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, फिर धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। यानी कि भारत की आबादी जो है अभी तो 146 करोड़ हम पहुंच चुके हैं, 146 करोड़ पार कर चुके हैं। 2060 के दशक तक यह आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर 2060 के बाद से धीरे धीरे भारत की आबादी में कमी देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिलाओं के लिए जो जीवन प्रत्याशा है वह 74 वर्ष अनुमानित है।
भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 1.9 तक गिर गई है। अब प्रजनन दर देखा जाए तो बिहार की प्रजनन दर सबसे अधिक है, 3 है बिहार में प्रजनन दर, मेघालय में 2.9 है प्रजनन दर और उत्तर प्रदेश में 2.7 प्रजनन दर है। लेकिन पूरे भारत का जो औसत प्रजनन दर आप देखेंगे तो 1.9 हो चुका है। भारत का जो कुल प्रजनन दर जो एक प्रतिस्थापित दर मानी जाती है वह 2.1, लेकिन उससे नीचे 1.9 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा है, प्रजनन दर 3 है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की मध्य औसत जो आयु है भारत की जनसंख्या की 28.2 वर्ष है, यानी कि भारत की आबादी अगर औसत एज देखा जाए जो भारत में आबादी निवास करती है तो औसत एज जो है 28.2 वर्ष है। ठीक है, अब विभिन्न आयु वर्गों का विभाजन रिपोर्ट के अनुसार किया गया है कि किस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ आयु वर्ग दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी कितनी प्रतिशत आबादी है। 0 से 14 वर्ष की जो आबादी है 24%, 10 से 24 वर्ष की आबादी है 26%, 15 से 64 वर्ष की आबादी है 68% और 65 या उससे अधिक की आबादी कितनी है 7%। तो यहाँ पे विभिन्न वर्गों में कैटेगराइज किया गया है भारत की आबादी का वर्ग और कितने प्रतिशत आबादी उस वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे विभाजन दिया गया है। इस जो डेटा है इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। कोई भी आप आंसर लिख रहे हो जनांकिकी से संबंधित तो ये सारे ज़रूरत के अनुसार इसे वहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। भारत का प्रजनन विभाजन क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है। अभी हमने ऊपर देखा प्रजनन विभाजन किस प्रकार से क्षेत्रीय असमानता को दर्शा रहा है। बिहार में प्रजनन दर है 3, यूपी में प्रजनन दर है 2.7। ठीक है, और दक्षिण में जाएंगे, दक्षिणी राज्यों में तो वहाँ पे प्रजनन दर कम मिलती है, केरल तमिलनाडु वगैरह राज्यों में। तो प्रजनन जो विभाजन है क्षेत्रीय असमानता को दर्शा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विकास और लैंगिक मानदंडों में अंतर के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड जैसे उच्च प्रजनन क्षमता वाले राज्य केरल, दिल्ली तथा तमिलनाडु जैसे कम प्रजनन क्षमता वाले राज्यों के विपरीत हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे भारत का प्रजनन विभाजन दर अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय असमानता इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। एक तरफ आपको दक्षिणी बेल्ट के राज्य आपको दिख जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो उत्तर बेल्ट के जो राज्य आएंगे, उत्तर बेल्ट के राज्य में यहाँ पर उच्च प्रजनन दर देखने को मिलेगी और दक्षिणी बेल्ट के जो राज्य हैं यहाँ पर कम प्रजनन दर देखने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां पे शिक्षा की दर अधिक है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च किए जाते हैं, मानव विकास और लैंगिक मानदंडों पे वहां पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अगर आप उत्तर बेल्ट में आएंगे यानी कि बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल जैसे क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ पर दक्षिणी राज्यों की तुलना में लोगों में कम जागरूकता, कम शिक्षा आदि की स्थिति देखने को मिलती है और यही कारण है कि उत्तर भारतीय राज्यों में प्रजनन दर दक्षिण की तुलना में अधिक है। तो पहला पॉइंट जो है यह इस रिपोर्ट से हमें देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट, यह रिपोर्ट भारत से जनसंख्या नियंत्रण के बजाय प्रजनन अधिकारों को प्राथमिकता देने का आग्रह करती है। इसके लिए गर्भ निरोधकों, मातृ एवं बांझपन देखभाल तथा सुरक्षित गर्भपात की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। अतः UNFPA रिपोर्ट के माध्यम से जनसंख्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन किया गया है और UNFPA का जो जनसंख्या रिपोर्ट था उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर समझा। उस रिपोर्ट में क्या भारत में किस प्रकार से क्षेत्रीय असमानता देखने को मिल रही है, किन वर्गों की कितनी प्रतिशत भारत में आबादी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन आइए कि जो भारत की बढ़ती आबादी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से सकारात्मक है। निसंदेह भारत की आबादी में वृद्धि हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना है और अभी आबादी है हमारे पास लगभग 146.39 करोड़, जो कि 2060 के दशक में बढ़कर हो जाएगा 170 करोड़ के आसपास। तो यह आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, और औसत आयु अगर आप देखेंगे तो क्या है, लगभग 28.2 वर्ष भारत में औसत आबादी है और जब औसत आबादी 28.2 वर्ष है यानी कि यह काम करने के लिए एक तरह से फर्टाइल माना जा सकता है। काम करने के लिए बेहतर जो औसत आबादी है बेहतर इस औसत को माना जा सकता है। तो निस्संदेह यह हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत सकारात्मक कदम है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार एक तरफ जहां बढ़ती आबादी भारत के लिए चिंता का कारण है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संदेश है।
भारतीय जनसंख्या की मध्य औसत आयु 28.2 वर्ष है और यहाँ की लगभग 68% जो आबादी है वह कामकाजी है। 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में 68% आबादी आती है, यानी कि वह कामकाजी आबादी है। ये हमें चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में खड़ा करते हैं और यही कारण है कि भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला देश बना हुआ है। यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है कि ये हमें चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में खड़ा करते हैं। कैसे? क्योंकि आपने रिपोर्ट को पढ़ा होगा चाइना के संदर्भ में, तो चाइना में जो है वह बुजुर्गों की आबादी में वहाँ पर वृद्धि हो रही है। वहाँ पे जो प्रजनन दर है, प्रजनन दर में कमी देखने को मिल रही है। वहाँ के जो प्रेमी युगल हैं या वहाँ पे जो शादीशुदा जो जोड़े हैं वे बच्चों को जन्म देने पर कम ध्यान दे रहे हैं और इसके कारण क्या है कि प्रजनन दर वहां पे गिर रही है और जब प्रजनन दर गिरेगी तो बच्चों की उम्र कमेगी, कामकाजी आबादी में गिरावट आएगा और जो बुजुर्गों की आबादी है, बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि होगी। और जब बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि होगी, इंडस्ट्री में काम कौन करेंगे? जब कामकाजी आबादी ज़्यादा हो, कामकाजी आबादी 15 से 64 वर्ष वालों को माना जाता है। इंडस्ट्री में यही लोग जो है काम करते हैं और इनके बल पे इकोनॉमी चलती है। लेकिन चाइना में दिन प्रतिदिन बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रजनन दर में गिरावट आ रही है और इसके कारण चीन की स्थिति अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और चीन के मुकाबले हमारी जो इकोनॉमी है वह बेहतर स्थिति में चली आ रही है आबादी के दृष्टिकोण से। यही कारण है कि आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला देश बना हुआ है। इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी की ओर, वह समझिए। कार्यशील आबादी के अधिक होने से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावना बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे कार्यशील आबादी ज़्यादा होगी, कार्य करने वाले आबादी की संख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे लोग कंपनी में कार्य करना चाहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से वह काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कुशल व प्रशिक्षित श्रम बल में वृद्धि होगी। सस्ते श्रम के कारण निवेश में वृद्धि होगी, क्योंकि लोग अधिक होंगे तो जहाँ पे लोग अधिक होंगे और काम कम होगा तो इससे क्या होगा? श्रम सस्ता हो जाएगा और जब श्रम सस्ता होगा तो निवेश में वृद्धि होगी। अधिक से अधिक लोग निवेश करना चाहेंगे कि यहाँ पे कम पैसे में मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है। अधिक आबादी के कारण विश्व के लिए बाजार के रूप में उभरना। जब हमारे पास आबादी अधिक होगी तो अधिक जो दूसरे कंट्री है वो चाहेंगे कि भारत को में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को बेचें। जब भारत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को, चूँकि यहाँ पे आबादी अधिक है, लोगों को काम करने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होगी और दूसरे देश जो है हमारी तरफ मार्केट के रूप में अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश में वृद्धि होगी। निवेश में जब वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो मार्केट में तरलता में वृद्धि होगी। तरलता में वृद्धि होगी यानी कि आप समझिए कि पूरी तरीके से जो एक इकोनॉमी है वह इकोनॉमी सकारात्मक तरीके से बढ़ेगा। ठीक है। पूंजी प्रवाह एवं बेहतर उत्पादन हो पाएगा। वर्ष 2028 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित भारत के विकसित देश की श्रेणी में खुद को शामिल कर सकें। ऐसी स्थिति में कामकाजी आबादी की संख्या में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। आर्थिक समीक्षा 24-25 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 55% है। आगामी 10 वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है और सबसे अधिक जो लोग हैं यहाँ पे जीडीपी में वृद्धि 55% है। रोजगार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है और उसके बाद फिर आता है सेवा क्षेत्र का। ठीक है। और भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% के आसपास है और बिहार की जीडीपी में देखेंगे तो लगभग 58 से 59% के आसपास बिहार की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का योगदान देखने को मिलता है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि बढ़ती आबादी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। आवश्यकता है इसे सिर्फ कुशल और हुनरमंद बनाने की, ताकि 2047 ईस्वी तक विकसित भारत के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सके। देखिए कितना संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम 2-3 सेंटेंस में और बेहतर निष्कर्ष लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से UNFPA का जो जनसंख्या रिपोर्ट है यहाँ पर हमने उनके विभिन्न बिंदुओं को समझने का प्रयास किया और यह जो जनसंख्या रिपोर्ट है वह भारत की आबादी के भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से किस प्रकार से सकारात्मक है इसे हमने समझने का प्रयास किया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, इस रिपोर्ट के बारे में अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को साझा करें ताकि अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।